नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया गया है वो लगता है कि मोदी जी का जो मास्टर प्लान है हमारे भारत देश को लेकर उसे प्रस्तुत करने का एक बहुत अच्छा बजट कहा जा सकता है, जिसमें हर चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोड बनाने के लेकर बात हो, रेलवे के बजट की लेकर बात हो, कई चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, लोगों के घरों तक नल पहुंचाने की जैसी बातों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं ना कहीं आयकर दाताओं को इस बजट से थोड़ी सी निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि उनका एक मन होता है कि कहीं ना कहीं इस बजट में छूट उन्हें प्राप्त होगी, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। हम बजट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हमारे मेहमान से करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर और अर्थशास्त्री कुशल जैन कोठारी मैडम हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के स्टूडियो में। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बजट को एक शानदार बजट कहा जा सकता है या इससे कहीं निराशा लोगों को हुई है? आम जनता किस रूप में देखती है और एक एक्सपर्ट के रूप में आपका कमेंट क्या है? देखिए, आम जनता का एक नजरिया होता है बजट को देखने के लिए। उसका एक सीधा सा क्वेश्चन होता है कि बजट आया तो महंगाई बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आम जनता को साधारण सा क्वेश्चन होता है। तो बजट आया तो मान लीजिए कि महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग डेफिशिएट फाइनेंस की तरफ जाते ही हैं हर बजट में। तो जब भी घाटे का बजट बनता है तो जब घाटे का बजट ये है कि जितनी हमारी आय है उससे हमारा व्यय ज़्यादा है, तो डेफिशिएट फाइनेंस निश्चित रूप से है। हम उस डिसिप्लिन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो महंगाई बढ़ेगी, ये एक सच्चाई है। किंतु विकास के लिए कहीं ना कहीं घाटे का बजट बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी हेमंत जी, हमने ये जो 2 साल कोविड की काली छाया जो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ी है, इस काली छाया से जिस ढंग की रिकवरी हमने करी है और जिस ढंग का ये डिजिटल बजट आया है, एक अर्थशास्त्री के ढंग से यदि आप पूछेंगे तो मुझे लगेगा ये डिजिटल भारत के हौसलों की उड़ान है। ये आने वाले वर्षों का एक ब्लूप्रिंट है। मोदी जी का मास्टर प्लान भी इसे कहा जा रहा है। कितना खरा उतरेगा? आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में हमें कितना अलग भारत देखने को मिलेगा इस बजट को? देखिए, जब भी कोई नीति बनती है, उस नीति के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो नीति बहुत अच्छी है, किंतु आते आते नीयत क्या रहेगी, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जो कागज़ पे बना है वो बहुत अच्छा लग रहा है, एक इकोनॉमिस्ट की दृष्टि से मैं उसे बहुत अच्छा मान रही हूँ, पर वो कागज़ यदि व्यवहार में सही ढंग से उतर जाए तो ये बहुत बहुत बड़ी क्रांतिकारी स्थिति भारत के लिए होगी। हम परिवर्तन के उस दौर में जाएंगे जहाँ से भारत को महाशक्ति बनने में कोई नहीं रोक सकता। पर प्रश्न यही है कि ये यक्ष प्रश्न है कि हिंदुस्तान में जो योजनाएं बनती है उनकी नीति अच्छी होती है पर नियत भी अच्छी हो। बिल्कुल, मूर्त रूप लेने में उसे कितना समय लगता है, किस तरह से लेता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक आम जनता जो सोचती है वो यही सोचती है कि बजट में क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या चीज़ें कम हुई, लेकिन उसमें एक चीज़ और विशेष ध्यान देने वाली बात होती है, जो आम जनता उस पर विशेष ध्यान देती है, कि उसमें इनकम टैक्स में कितनी छूट दी जा रही है। इस बार इनकम टैक्स में छूट के लिए शायद मुझे लगता है कि अब वेट ही करना होगा, क्योंकि इस बार नहीं मिला है। हाँ, ठीक है, मिडिल क्लास जो मतलब लोग हैं उनको एक निराशा हुई है, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि आयकर दाता की जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर ये बजट खड़ा नहीं उतरा। पर हेमंत जी, मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक फ्लो पढ़ते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ते हैं, कि यदि सरकार का व्यय है तो वो मेरी आय है। ठीक है, सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही है, वो उसका एक्सपेंडिचर है, पर वो मेरी आय। मैं ये तो चाहती कि मुझे 7वां वेतन मिले, मुझे बड़ा वेतन मिले, पर मैं आयकर चुकाना नहीं चाहती। तो यदि हम उनके व्यय को तो देखेंगे कि वो ज़्यादा सुविधाएं दे दें, पर हम कहीं ना कहीं आय पर कर नहीं देंगे, तो उस लोअर मिडिल क्लास के पास तक पैसा नहीं पहुंचेगा जिसके पास पहुंचना चाहिए। बजट भी बेसिकली उन्हीं लोगों को ध्यान पे केंद्रित करके किया जाता है जो आयकर दाता होते हैं। उसी के आधार पे पूरा भारत के निर्माण की संरचना, जिस तरह से बजट पेश किया जाता है, उसको लेकर की जाती है। 2 साल के हम लगातार एक पैंडमिक से जूझ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, कई सेक्टर जो है वो धराशायी हो गए। इस बजट से कितना लाभ होगा, किस तरह से भारत खड़ा होगा, किस तरह से हमें आगे बेहतर भारत
संरचना देखने को मिलेगी? देखिए, भारत में ये जो पैंडेमिक थी ये साधारण घटना नहीं थी। 130 करोड़ की जनता और इतने बड़े पैंडेमिक से, इसी काली छाया से हम उभर के आए। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा चमत्कार है जिस ढंग की स्थिति से हम बाहर आ गए हैं। नो डाउट एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पर हम उसको अवसर में बदल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस ढंग से डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडिया का, वो बहुत बहुत बड़ा मतलब जो है भारत के लिए क्रांतिकारी कदम है। और मुझे लगा कि ये बजट को मैं डिजिटल बजट कहूँगी। बिल्कुल, हम उसी पे चर्चा भी करना चाह रहे थे कि डिजिटलाइजेशन पे विशेष ध्यान दिया गया है इस बार। डिजिटल करेंसी की बात की गई है, कहीं ना कहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर पहले ही जोर दिया जा रहा था। इस बार किस तरह से आपको लग रहा है कि ये डिजिटल करेंसी क्या रूप लेगी? क्रिप्टो करेंसी और इस तरह से कई चीज़ें जो चल रही थी उस पर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट भी था। इस बार क्या नया नजर आया? देखिए, आरबीआई ने, मैंने कहा ये डिजिटल बजट है, मतलब हमने डिजिटल करेंसी निकाली है, हम डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी, किसानों को डिजिटल सेवा, मतलब लगभग हमने हर परफॉर्मेंस पे डिजिटल होने की बात स्वीकारी है। इसके दो फायदे, आप पर्यावरण को तो बचा ही रहे हैं। जब आप कागज़ को सेव करते हैं तो आप पेड़ों को कटने से तो बचा ही रहे, वो तो एक साइड का बहुत फ़ायदा है ही। पर डिजिटल इंडिया के बनने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जैसे बिटकॉइन जो है, ये आपका क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो आधार है, वो आरबीआई ने भी कहा है कि वो डिजिटल रुपी लेके आएगी। तो ये जो डिजिटल रुपी है ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और सरकार ने जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मतलब जो है वर्चुअल डिजिटल असेट्स के जो ट्रांजेक्शन होंगे, उस पर 1% TDS काटेगा और जो इनकम है उस पर 30% जो है टैक्स लेगी। मेरी निगाह में आप यदि नोबेल विजेता यदि टोबिन की बात को देखें तो उन्होंने कहा था कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब जो विश्व के जो लेन देन है, उस उच्चावचन पे यदि 0.5% भी टैक्स लगा दिया जाए, मात्र 0.5%, तो पूरे विश्व की गरीबी दूर हो सकती है। तो जब हम डिजिटल ट्रांजेक्शन की डिजिटल असेट्स पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर 1% TDS काट रहे और जो इनकम है उस पर 30% काटेंगे। तो आज का एक बड़ा हिस्सा जो है बिटकॉइन के उसमें और इस तरह की जो करेंसीज के ऊपर जो डिजिटल मार्केट मतलब उस पर जो हो रहा है उस पर यदि टैक्स लगता है तो ये हमने उन करदाताओं पर पकड़ बिठाई है जो अभी तक कर की गिरफ्त से छूटे हुए थे। तो मुझे लगता है अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। इससे हम उस वर्ग से पैसा लेंगे जो अमीर वर्ग है, उसको कुछ त्याग करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। और यदि गरीब वर्ग के पास जाएगा तो उनकी सीमांत संतुष्टि उससे और समय की ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं कि डिजिटल होने की आवश्यकता है। और उसी से ही कहीं ना कहीं हम भारत को एक डिजिटल भारत के रूप में भी आगे देख पाएंगे। लेकिन मोदी जी का और सीतारमण जी का ये जो बजट है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। यदि उस बात की जाए कि हर घर तक नल पहुंचाने की बात, 3.8 करोड़ घरों तक नल पहुंचाने की बात है, तो वो भी एक बहुत मायने रखती है बात है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे एक वुमेन एम्पावरमेंट का मैंने प्रोजेक्ट किया था UGC का। मैंने एक रिसर्च में पाया था कि भारतीय ग्रामीण महिला जो है वो लगभग 3 से 4 राउंड घर पे पानी की सेवा जो देने के लिए, यानी पानी की जितनी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए नदी से घर और घर से नदी तालाब के पास जो यात्रा करती है वो औसत रूप से 17 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा करती। 17 किलोमीटर इतना वजन उठाकर वो रोज चलती है। तो ये बहुत छोटी बात है जिसे एक महिला होने के नाते सीतारमण मैडम ने इसको सोचा। बहुत बड़ी बात है, 3.8 करोड़ घरों में नल पहुंचाए जाएंगे। केवल पानी की वजह से कितनी महिलाओं की मौत भी हो जाती है कि स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार परेशानियां झेलना पड़ती होगी। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आंगनवाड़ियों को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें 2 जो सेक्टर हैं उस पर भी काम किया है इन्होंने, वात्सल्य और शक्ति जो है उस पर भी किस तरह से इन्होंने 2 लाख आंगनवाड़ियों को जो है वो सूक्ष्म केंद्र के रूप में बनाने की मतलब योजना की पहल की है। और ये जो मैं आपको पानी का जो बता रही थी कि कितनी ही प्रेग्नेंट महिलाएं ऐसी, हमारे यहाँ मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। उसका मेन कारण है कि इतना वजन ढोकर जब महिलाएं जाती है तो वो उनकी मतलब जो है शिशु मृत्यु दर मतलब दर का भी और मातृत्व मृत्यु दर का भी कारण बनती है। तो ये भी एक प्रिवेंट होगा। दूसरी बात, वात्सल्य योजना, इस पर चाइल्ड केयर की तरफ ध्यान दिया गया है। मिशन शक्ति, इसमें महिलाओं को केयर की तरफ ध्यान दिया गया है। तो महिलाओं को लेकर भी इस बजट में कंसंट्रेट किया गया है। काफ़ी चीज़ें, हर इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक बजट देने का प्रयास किया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और डिफेंस हो। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता भी थी। रेलवे है,
क्या लगता है कि सही मायने में सभी यदि सेक्टर की बात की जाए तो क्या प्रॉपरली बजट उन्हें प्राप्त हो रहा है, या फिर ये सब मूर्त रूप देने के लिए और भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए? एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मेरा ये मानना है कि बस बिजली, सड़क, पानी ये किसी भी मतलब विकास के मूल आधार होते हैं। मैं बसपा की बात कर रही हूँ, आप इसे पार्टी से नहीं जोड़े। हाँ, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भी चल रहा है अभी हाँ, कहीं। तो मेरा मतलब यहाँ बिजली, सड़क, पानी से, बसपा से। और मैं यहाँ जो ये बात कर रही हूँ कि आप यदि सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात यदि आपने किसी कंट्री में सुधार दिया, ट्रांसपोर्टेशन सुधार दिया, तो आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की नौकरियों के अवसर मत करिए। इससे अपने आप भी सेक्टर डेवलप होते जाएंगे कहीं ना कहीं। 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है इस पूरे में। और मतलब जो है लगभग जो है 70 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनेगी, यानी 20,000 किलोमीटर सड़क बनेगी और उसमें लगभग 25 मतलब कुछ आंकड़ा देख लीजिए, उसमें इतना बड़ा आंकड़ा जो है रोड के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। तो ये एक सड़क के निर्माण पर भी दी गई, साथ ही 400 वंदे भारत ट्रेन जो है ये चलाई जा रही है। लगभग 2,000 किलोमीटर का जो है रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी 2 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बिल्कुल कहा भी जाता है कि यदि कहीं विकास करना हो तो उसके आसपास सड़क बना दीजिए तो विकास अपने आप होने लगता है। कहीं ना कहीं चीज़ें, डेवलपमेंट अपने आप देखने को मिलता है। यदि बात करें हम मौजूदा सरकार की, तो किसानों की बड़ी नाराज़गी अभी फ़िलहाल देखने को मिली थी। किसानों की नाराज़गी लगातार थी भी, तो इस बजट में किसानों को क्या राहत मिली है, क्या मिला है किसानों को? जी, किसानों को मिला है, मैं कहना चाहूँगी कि गंगा किनारे उन्होंने एक 5 किलोमीटर का कॉरिडोर बना दिया। यूपी मतलब कॉरिडोर पे जो किसानों को राहत देने के लिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए वो दिया है। कहीं ना कहीं इलेक्शन को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है। इलेक्शन है तो गंगा किनारे जाना भी हो सकता हाँ, है जी। गंगा किनारे की बात यदि कहें तो यूपी इलेक्शन भी ध्यान में है। पर बहुत बड़ी बात ये कि 2.37 करोड़ जो है वो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसका राहत पैकेज जो है वो सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इस बार इन्होंने केमिकल फ्री मतलब जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। ड्रोन से केमिकल मतलब जो है कीटनाशक के छिड़काव वगैरह की ये बात होगी। तो ये सारे कदम जो है वो किसानों के हित में ही है और मुझे लगता है कि किसानों की नाराज़गी देर सवेर दूर होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसको समझने में थोड़ी देर लग जाती है, वो हुआ है कहीं ना कहीं, या एग्जीक्यूशन में कहीं गलतियां हो जाती है। तो मुझे लगता है किसानों की नाराज़गी धीरे धीरे दूर होनी चाहिए। हम जिस युग में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल युग भी है और इंटरनेट की दुनिया में नए नए आयाम हम देखने को मिलते हैं। हमें 5G को लेकर अब प्लानिंग शुरू हो गई, स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर चर्चाएं होने लगी है। क्या रूप देखते हैं आगे आने वाला समय, किस तरह से 5G के साथ दौड़ेगा? देखिए 5G के साथ जो है 22-23 में जो है आपका 5G आ जाएगा और आपकी सारी दुनिया इस मोबाइल में सिमट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये डिजिटल इंडिया जो बनेगा उसमें एक चीज़ बहुत बड़ी मुझे चुनौती लगती है कि 130 करोड़ लोगों में जो आने वाली जनरेशन है सर, वो तो काफ़ी डिजिटल फ्रेंडली है, बट एक जनता का बड़ा वर्ग ऐसा है जो डिजिटल फ्रेंडली नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाना होगा और ये जो, पर मुझे लगता है कि बन जाए। डिजिटल साक्षरता की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है, देना पड़ेगा, वो जरूरी है। हम उस जनता को भूल गए जो 60 के पार है। सही उन्हें अभी 60 प्लस जो है उनके लिए ये डिजिटल वर्ल्ड उतना फ्रेंडली नहीं है जितना आपकी आने वाले अभी छोटे से छोटे बच्चे से, मैं 4 साल के बच्चे से कहूँ तो वो बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छी तरह से मोबाइल चलाना सीख चुके हैं, गेम खेलना सीख चुके हैं और आपको बताना लगते हैं कि किस तरह से यूट्यूब चलाया जाए, किस तरह से अपने गेम को खोजा जाए और बाकी सारी चीज़ें, फोटोग्राफ वगैरह। तो ये छोटा बच्चा भी यदि आप जान रहा है तो बड़े क्या, हाँ बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं वो डिजिटल युग में अपने बड़ों को ले जाने के लिए सहायक हो सकता है। राज्यों के विकास की बात की जाए तो किस तरह का निवेश राज्यों के लिए उन्होंने किस तरह का कोटा देने का प्रयास किया है? 1 लाख करोड़ मतलब जो है सहायता का पैकेज दिया है, ये निवेश को बढ़ावा देगा। और एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं मानती हूँ कि विनियोग की जो मतलब जितना विनियोग किया जाता है उस विनियोग का इम्पैक्ट कितना होगा, मतलब उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा, इसको हम गुणक प्रभाव बोलते हैं अर्थशास्त्र में। तो लोगों की उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, प्रोपेंसिटी टू मतलब कंज्यूम कितना है। यानी मान लीजिए कि आप लोअर तबके पर खर्च करते हैं तो इनकी उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो जितना निवेश किया जाएगा उसका कई गुना इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपने 5 करोड़ का इन्वेस्ट किया है फॉर एग्जांपल, और गुणक यदि 4 है तो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का इम्पैक्ट लाएगा। तो
बस डिपेंड ये करता है कि जितना निवेश किया गया है उससे जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब से उपभोग प्रवृत्ति जो है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, उसके आगे ही विनियोग का प्रभाव पड़ता है, उसके आगे निवेश का इम्पैक्ट आता है और वही रोजगार के सृजन का कारण बनता है। सही बात है। और इस तरह के सृजन के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं लगातार। हम देखते हैं कि अब नए नए प्रोजेक्ट जो हैं वो पीपीपी के मॉडल पे लाए जा रहे हैं। किस तरह की योजनाएं पीपीपी मॉडल के लेके किस तरह की योजनाएं भारत सरकार की है और क्या नए इस बजट में देखने को? अच्छा देखिए, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है ये एक बहुत पहले ऐसा होता था कि हर चीज़ सरकार करना चाहती थी, अब कंसेप्ट बदल गया। अब ये हो गया है कि निजी क्षेत्र को भी आपको बढ़ावा देना है, बट पूरी तरह से निजी क्षेत्र में भी आप नहीं छोड़ सकते। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट लाया गया है, इसके माध्यम से सरकार एक वॉच करना चाहती है उस चीज़ को, और जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो और सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो और चीज़ों का डेवलपमेंट भी लगातार होता जाए। इसी तरह से इसी कंसेप्ट पे ये देश आगे बढ़ रहा है, राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं और कई शहरों में भी इस तरह के मॉडल पे कई बड़े विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हम देख ही रहे हैं विकास, पीएम विकास का जो एक नया कंसेप्ट, जिस तरह से पूर्वांचल के क्षेत्र की बात की जाए, कई राज्य डेवलप हैं, कई अभी भी डेवलपमेंट के कगार पर है, कहीं ना कहीं प्रोसेस में। ऐसे राज्यों को लेकर एक बड़ी पहल देखने को मिलेगी पीएम के विकास योजना को लेकर। हाँ, क्या ये पीएम विकास पहल जो है ये पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ पर शुरू की गई है, मतलब शुरू करने का प्रावधान है बजट में। और ये इसलिए की गई है कि विकास का कोई भी हिस्सा यदि विकास से अछूता रहता है तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक विकृतियाँ पैदा करता ही करता है। मुझे याद है, मैंने बहुत पहले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई पिक्चर मैंने देखी थी, तो वहाँ एक लेडी मनीषा कोइराला उसमें कोई अभिनय करती, वो बताती कि वो टेररिस्ट क्यों बनी, क्योंकि वहाँ पर विकास का वो जो रियल फैक्टर पहुँचना था वो नहीं पहुँचा। और जब विकास नहीं पहुँचता है तो वो युवा बेचैन हो जाता है, फिर वो कुछ वो करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए राष्ट्र हित में। तो यदि ये पीएम विकास पहल योजना जो है, यदि हम सारे पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर है वो हमारे सारे सीमावर्ती क्षेत्र के को भी टच करते हैं, उसमें से कुछ राज्य, तो वहाँ विकास की पहल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है कि रक्षा के मैटर में जिस तरह से हमने वहाँ पर अभी पुल बना दिया अरुणाचल वगैरह में, ये हमारी सेना कितने घंटे में पहुँचती थी और अब कितने कम समय में पहुँच रही है। एयरपोर्ट वगैरह जो डेवलप किया, तो इससे कहीं ना कहीं दुश्मन जो हमारा पड़ोसी राज्य मतलब देश है उसको भी हम कहीं ठीक कर सकते हैं यदि वहाँ डेवलपमेंट करें तो। सही बात है। और यदि फिल्मों में कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास का जो परिदृश्य है उसी को लेकर फिल्में बनाई जाती है। एक अंतिम प्रश्न के रूप में भी कह सकते हैं और अंतिम जवाब के रूप में मैं चाहूँगा कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? एक अंतिम सार क्या कहलाता है आपका कि ये बजट किस रूप में जनता को कितनी राहत देगा, आने वाला भारत कैसा होगा, और डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा एक नया भारत? मेरी निगाह में ये बजट एक सपनों की उड़ान है, एक कल्पना जो हम करते हैं उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास है। पर कल्पना के पास पहुंचने के लिए जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा हम उस कल्पना को साकार रूप नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदुस्तान गणतंत्र है, यहाँ प्रजातंत्र है और गण को चुनती है वो जनता। तो जनता का यदि लंबे समय तक एक किसी प्रोजेक्ट को हम यदि करते हैं तो वो धारा एक विचारधारा होती है, तो उस चीज़ को कितना आप निरूपित कर पाते हैं, समझ कितनी है। मेरा बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि नीति बहुत अच्छी बनी है पर उसके एग्जीक्यूशन की नीयत भी उतनी अच्छी हो और लोग उसको उसी ढंग से समझेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का होगा। और भारत को हम जो 21वीं सदी में महागुरु बनाने की बात जो कह रहे हैं कि वो विश्व गुरु बने, तो वो बन सकता है। भारत शब्द भी भत धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो भारतवासी मतलब ज्ञानवासी होता है, प्रकाशवासी होता है, वो ज्ञान को अर्जन करने वाला है और उसी नॉलेज के बल पर, उसी डिजिटल की बात हम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारा आने वाला इतिहास पुनः हमें उतना ही गौरवान्वित करेगा, वर्तमान में भी ऐसी मेरी उम्मीद है। तो कुल मिला के यदि बजट की बात की जाए तो एक सही नीयत से बनाया हुआ बजट सामने रखा जा सकता है, लेकिन इसे मूर्त रूप देने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता है, तभी हम जो सपनों का भारत देख रहे हैं वो हमारे सामने नज़र आएगा। कोठारी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बजट को लेकर इतनी जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।